नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जेटीसी आईएएस के इस मंच पर। मैं डॉक्टर पवन शर्मा एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके सम्मुख। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपीपीसीएस के पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि ये सॉल्व करना बहुत उपयोगी होता है। ज्ञान का एक बार से पुनर्नवीकरण हो जाता है, हम उससे जुड़ जाते हैं और हमें एक बार फिर से ये पता चल जाता है कि वर्तमान में प्रश्न पत्र कैसे आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग 2020 का जो है प्री प्रश्न पत्र प्री का सॉल्व कर चुके थे और अब हम 2019 का भी 1 से 25 तक कर चुके हैं। आज हम लोग 26 से आगे बढ़ेंगे। तो आइए श्री गणेश करते हैं और 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न हमारे सम्मुख है। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है। देखिए, भारतीय कृषि में या कृषि जगत में, पूरे कृषि जगत को अगर आप देखें तो अनेक बदलाव आए और आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो फसल बोई जाती थी उसके साथ अनेक जो है घास फूस जम आती थी, तो उनको किसान स्वयं निकाला करता था, परिश्रम से, है ना, मानव श्रम से वो निकलते थे। और लेकिन आज क्या है, विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि क्या है कि इन शाकनाशकों के माध्यम से जो हमारी फसल है उसके अतिरिक्त जो चीज़ें हैं उनको हम लोग वहीं समाप्त कर देते हैं। उनके लिए शारीरिक विशेष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस तरह से अगर इसका उत्तर देखें तो सोडियम क्लोरेट है। सोडियम क्लोरेट जो है वो शाकनाशक का उदाहरण है और इसका कृषि जगत में बड़ा ही उपयोग हो रहा है। इसके अलावा जो विकल्प हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, केमनोफोर, आप जानते हैं जल के शुद्धिकरण में या त्वचा से जुड़ी विभिन्न बीमारियों के उपचार में इसका उपयोग होता है। तीसरा विकल्प यहाँ ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग आदि में इसका उपयोग होता है, इसको आप जानते हैं। तो ये हमारा जो पहला विकल्प ए है यही इसका सही उत्तर है। शाकनाशक का उदाहरण जो है सोडियम क्लोरेट है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो वो कौन सी गैस है जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। तो ये हमारा उत्तर मीथेन गैस है। मीथेन गैस जो है धान के खेत से उत्सर्जित होती है, जुगाली करने वाले पशुओं के से निकलती है, उत्सर्जित होती है और क्या करती है, ये भी क्या है, एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में मदद करती है, सहयोग करती है। तो अगर आप नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन में ये सब करेक्टर नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड दो जो है हमारे जो वो पेट्रोलियम पदार्थ है उनके दहन से, उनके जलन से जो है मुक्त होती हैं, तो न कि धान के खेत से। तो इस तरह से हमारा ये डी विकल्प सही है। अट्ठाईसवां प्रश्न आपके सम्मुख है और यह प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो हमारा जो ISA है उसका जो सचिवालय है वो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव जिसका पुराना नाम है, हरियाणा में। और अगर आप देखें तो जो हमारा ISA है इसके गठन में हमारे भारत की बड़ी भूमिका रही और इसका जो उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोलियम पदार्थों के स्थान पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नई नई खोजें करना, जिससे जो सौर ऊर्जा की तकनीकी है वो जन जन तक पहुंचे और पेट्रोलियम पर निर्भरता लोगों की खत्म हो और क्या है, हमारे पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो। तो इसका सही उत्तर गुरुग्राम है। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है 29वां। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ संघीय जो व्यवस्था है उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी हैं और राज्य हैं। तो इसमें से इसका जो सही उत्तर होगा वो दीव है। दीव उस समय 2000, चूंकि 2019 का प्रश्न पत्र है, उस समय चर्चा में था, वो जो है राज्य जो है 100% सौर ऊर्जा पर निर्भर हो गया था और इसीलिए चर्चा में था। इसका जो अन्य विकल्प है ये सही नहीं है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करना है। ये इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। तो इसमें कथन है ए, मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में जो है धनात्मक संबंध है। देखिए, जो मानव विकास सूचकांक है वो मानव के विकास को मापता है कि उनका विकास कितना होगा और कैसा हो रहा है, और ये भी बताता है कि हमें किस दिशा में, मतलब कितनी कमियां हैं, ताकि सरकार उनका मूल्यांकन करके उस दिशा में कदम उठा सके।
तो ये और दूसरी चीज़ जो है हमारा सतत विकास लक्ष्य, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित लक्ष्य हैं। ये भी मानव विकास को ही इंगित करते हैं, जो है भूखमरी कम करना, मतलब भूखमरी समाप्त करना, शिक्षा सबको, गरीबी समाप्त करना, तमाम इसके लक्ष्य हैं। 17 स्वस्थ जल है, उसमें स्वच्छ जल है, स्वच्छता है, सबके लिए शिक्षा है, इत्यादि चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ें देखिए कहीं न कहीं से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर एक को पाने का प्रयास किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि दूसरा लक्ष्य भी हमारी की पूर्ति हमारी होगी कहीं न कहीं से। तो धनात्मक संबंध है, बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं, कारण क्या बता रहे हैं। एसडीजी लक्ष्यों के जो आधारभूत आयाम हैं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित हैं। ये भी कारण बिल्कुल सही है। और अगर आप देखें तो बिल्कुल सही व्याख्या करा, क्योंकि हम संबंध मान एचडीआई यहाँ देख लेते हैं, एचडीआई और एसडीजी में लक्ष्य देख रहे हैं, सॉरी संबंध को देख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि धनात्मक संबंध है। तो अगर देखें इसका जो हिस्सा है वही इसका लक्ष्य है, और अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। इस तरह से देखें कि दोनों निकटस्थ हैं, बिल्कुल अंतर संबंधित हैं, अंतः संबंधित हैं, तो बिल्कुल सही है। इस तरह से अगर हमारा देखें तो ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर जो है कथन ए की व्याख्या है, बिल्कुल सही है, और यही इसका सही उत्तर है। इकतीसवां प्रश्न आपके सम्मुख है 31 पे। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। बहुआयामी, बहुत सारे आयाम हो जिसके, ठीक है। निर्धनता सूचकांक एक ऐसा सूचकांक जिसमें मानव जीवन के अनेक पक्षों को, अनेक आयामों को स्थान दिया गया हो। तो उसमें क्या सम्मिलित होता है ये पूछा जा रहा है। स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होती है, जीवन स्तर होता है। बिना इनके तो कोई निर्धनता सूचकांक बन ही नहीं सकता। ये अनिवार्य है, अपरिहार्य है। तो इस लहजे में देखें हमारे तीन के तीनों विकल्प सही हैं, और इसका सही उत्तर डी होगा। 1 2 3, तीन के तीनों सही है। निर्धनता को कैसे मापेंगे? व्यक्ति की शिक्षा से, उसके रहन सहन खान पान के स्तर से उसे पोषक तत्व मिल पा रहे हैं कि नहीं, और साथ साथ उसकी जो स्वास्थ्य तक सुविधाओं तक उपलब्धता है वो कैसी है, कितनी है, और कितनी सरल है, सहज है, कितनी खर्चीली है, इत्यादि चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। तो हमारा ये डी सही होगा। बत्तीसवां प्रश्न आपके सम्मुख है। निम्नलिखित घटनाओं पर उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर चुनें। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आप जानते हैं 2002 में पारित हुआ था। 1992 में जो वन्य जीव संरक्षण का कॉन्सेप्ट यूएनओ द्वारा पारित हुआ था, उसके अनुपालन में, सॉरी सॉरी ये गलत हो रहा, ये 1972 में पारित हुआ था। वन्य जीवों, जंतुओं और पौधों की सुरक्षा के लिए, तथा उनके अवैध व्यापार या उनकी जो अवैध व्यापार के लिए हत्या कर दी जाती थी उनको रोकने के लिए इसमें कुछ दंड थे, कुछ जुर्माना था, जेल थी। और जिसे बाद में 2002 में संशोधित किया गया। और संशोधित क्योंकि क्योंकि देखा आप 72 से वो जो दंड था, जो जुर्माना था, जो सजा था, वो 2002 आते तक क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो उसी को अपडेट किया गया था 2002 में, और जनवरी 2003 से ये लागू हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम देखें आप 2002 में जो है पारित हुआ था, ये लागू हुआ था हमारे यहाँ। और ये 1992 के संयुक्त राष्ट्र का जो जैव विविधता से संबंधित अधिनियम था, कन्वेंशन था, उसके अनुपालन में पारित हुआ था। और इसका लक्ष्य था कि केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर हम क्या करें, जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रयास करें। उसके लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया, ठीक है, तीनों स्तरों पर, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर। तो इसके माध्यम से क्या किया गया, टिकाऊ विकास को लक्ष्य किया गया, ठीक है। तीसरा देखिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ हुआ था। आप जानते हैं कैलाश सांखला पहले इसके निदेशक थे, और शुरुआत में प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन जो पार्कों की संख्या थी 9 थी। वर्तमान में देखें आप तो ये 50 पहुंच चुकी है। हाथियों का की हत्या हो जाती थी, उनके दांत इत्यादि चीज़ों के लिए, कि अवैध व्यापार तो अलाउ नहीं है, तो अवैध व्यापार हेतु तो इनके भी संरक्षण की बात हुई। इनकी घटती हुई संख्या को देखते 1992-93 में ये झारखंड के सिंहभूम जिले से, पहले ये बिहार में था, ये योजना प्रारंभ हुई थी। तो क्रम मिला लेते हैं। सबसे पहले देखें कि 72 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, एक दो विकल्पों में है। जैव विविधता अधिनियम 2002,
2 तो नहीं आएगा। फिर आप देखिए 73 प्रोजेक्ट 3 में है, तो 1 के बाद 3 कहाँ है? 1 के बाद 3 यहाँ है बी विकल्प में। और प्रोजेक्ट टाइगर हो गया आपका, प्रोजेक्ट हाथी 92 में आ जाएगा। और सबसे लास्ट में आएगा ये जैव विविधता अधिनियम, तो दूसरा विकल्प सबसे लास्ट में इसी में है और हमारा ये सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली, भारत में पूछ रहे हैं नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण करवाना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो ये 21 दिन इसका सही उत्तर है। 21 दिन के अंदर जन्म का या मृत्यु का हम पंजीकरण कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। ये जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अधीन ऐसा प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ यहाँ जान लें कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, शहरी क्षेत्रों में नगर निगम को ये उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वो लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करें। इससे बहुत लाभ होता है। जन्म का जो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से इशू होता है इन संस्थाओं से, तो उसका उपयोग एडमिशन से लेके मानो जो बच्चा है उसके तमाम कामों में आता है। इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र से भी तमाम कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति में वो मृत्यु प्रमाण पत्र इन संस्थाओं द्वारा जो निर्गत होता है, जारी होता है, वो काम आता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 सम्मिलित नहीं करता। किसको सम्मिलित नहीं करता? तो ये जो है HIV परीक्षण को सम्मिलित नहीं करता, जबकि हाई बीपी को, उच्च रक्तचाप को, मधुमेह को तथा मृत्यु के पंजीकरण को ये सम्मिलित करता है। आप देखें 2014 से 2019 तक जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के जो है आंकड़े इकट्ठा किए गए थे, डाटा कलेक्शन हुआ था और 19 में ये जारी हुआ था। इसीलिए उस समय ये चर्चा में था, क्योंकि हम लोग 19 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और ये परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है ये सर्वेक्षण आयोजित होता है। ये भी क्या करता है, जो हमारे SDG हैं, जो जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना लक्षित है, 2030 तक जो सतत विकास लक्ष्य यूएन द्वारा निर्धारित है, प्राप्त करना लक्ष्य है हमारा, उनकी प्राप्ति का एक मापदंड है। हम इसके माध्यम से ये देखते हैं कि कितना प्राप्त हो पा रहा है, क्योंकि मूल्यांकन किसी चीज़ का सतत होता है, एक दिन में मूल्यांकन नहीं हो सकता। तो साल दर साल हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के सर्वेक्षणों के माध्यम से सरकारें उनका मूल्यांकन देखती रहती हैं और जो असुविधाएं या अवरोध होते हैं उनके निराकरण के लिए प्रोग्राम बनाते रहते हैं। तो ये हमारा HIV परीक्षण इसमें सम्मिलित नहीं है। यद्यपि इस बार कुछ नई चीज़ें भी इस सर्वेक्षण में शामिल की गई थी, जैसे मतलब स्कूल से पूर्व शिक्षा का क्या स्तर है, शौचालयों की क्या उपलब्धता है, महिलाएं और पुरुष के इंटरनेट यूज का क्या अनुपात है, इत्यादि कई चीज़ें शामिल की गई थी। लेकिन HIV परीक्षण इसमें नहीं शामिल किया गया था और इसका ये सही उत्तर है। पैंतीसवां प्रश्न आपके सम्मुख है। पर्यावरणीय कुजनेट्स पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP, यानी कोई पर्यावरण की क्षति क्या हो रही है और प्रति व्यक्ति GDP के मध्य कैसा संबंध है, इसी को दर्शाता है। और इस पर्यावरणीय कुजनेट्स का आकार किस प्रकार का होता है? तो अगर आप देखें, पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति की GDP के जो मध्य संबंध होता है वो उल्टा U आकार का होता है। साइमन कुजनेट्स एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया था कि जब कहीं विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उसमें जो है विकास तक लोगों की जो पहुंच होती है वो सीमित होती है। कुछ लोगों को ही विकास का लाभ त्वरित रूप से मिल पाता है, किंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे लोगों की भागीदारी बढ़ती जाती है। ठीक है, और वैसे वैसे विकास में लोगों की जब भागीदारी बढ़ती जाती है, उसी अनुपात में अगर पर्यावरण को भी देखें कि क्या होता है कि पर्यावरण जहाँ भी इस तरह के प्लांटेज या इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू होता है तो पर्यावरण की क्षति तो स्वाभाविक रूप से पहले शुरू हुई थी, लेकिन आजकल इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कम से कम पर्यावरण क्षति हो, क्योंकि पहले जो औद्योगिक इकाइयाँ या जो भी विकास कार्य प्रारंभ होते थे वो सिर्फ अपने उद्देश्य पर लक्षित थे। आज तो विभिन्न किसी देश में अगर कोई विकास कार्य प्रारंभ होता है तो पर्यावरणीय कार्यों पर भी ध्यान दिया जाता है। आप देखें भारत के संदर्भ में देखें तो विभिन्न बांधों या जो बनते हैं उस पर
बिना एनजीटी की मंजूरी के लिए विभिन्न योजनाओं में एनजीटी की मंजूरी ली जाती है, अन्य भी मंजूरियां ली जाती हैं। तो इस तरह से देखें तो इसका उत्तर ए होगा, विकल्प ए। 36वां प्रश्न आपके सम्मुख है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है और इनमें से सही कूट का चयन करना होगा। सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सतत विकास महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा कारण कह रहे सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। थोड़ा सा समझें, जो सतत विकास है, टिकाऊ विकास है, इसका कॉन्सेप्ट अगर समझे तो भारतीय समाज में जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे जो गार्जियन होते हैं, वो संसाधनों का, सुविधाओं का पूर्ण उपयोग नहीं करते। भारतीय संस्कृति में ऐसा है कि वो कुछ न कुछ अपने आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहते हैं, बल्कि इसके लिए तमाम संघर्ष कर लेते हैं, वो तमाम संकटें और कठिनाइयाँ उठा लेते हैं। लेकिन भविष्य के लिए भारतीय महिलाओं को देखें कि वो गहने वहने आभूषण वो ना बहुओं के लिए शुरू में ही रख लेती हैं। उस गहने का गरीबी आ जाए, विपत्ति आ जाए तो बहुत मुश्किल हो कि उसको यूज करें, है ना। नहीं तो वो अपनी बहुओं के लिए अपनी गहने या जो भी पैसे वैसे है वो संभाल के रखते हैं। तो इस तरह से ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है सतत विकास, जिसमें क्या होता है कि हम पर्यावरण के जो अनमोल धरोहर है, जो संसाधन है, उनका उपयोग कुछ इस तरह से करना सिस्टमेटिक करते हैं कि जिससे हमारा भविष्य के लिए भी कुछ बचा रहे, कुछ क्या बहुत कुछ बचा रहे और वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ऐसा नहीं करते कि हम सब कुछ आज ही जो है लुटिया डुबो के बैठ जाएं। तो इस लहजे में देखें तो हमारा ये दो के दोनों विकल्प सही हैं और सही व्याख्या है। 37वां प्रश्न आपके सम्मुख है। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया? तो इसका सही विकल्प पहल होगा। पहल जो है 2013 में प्रारंभ हुआ था, जनवरी 2013 में। इसमें जो सब्सिडी का ट्रांसफर है, सब्सिडी का जो स्थानांतरण है, वो बिल्कुल लक्ष्य के लिए था। और लक्ष्य में जो पहले सरकारी प्रक्रिया होती थी, उन प्रक्रियाओं या चैनलों को हटा करके एक नया चैनल डेवलपमेंट किया कि व्यक्ति के खाते में सीधे सीधे स्थानांतरित करिए, हस्तांतरित कीजिए, ट्रांसफर कीजिए व्यक्ति के बैंक खाते में। तो व्यक्ति के जब बैंक खाते में, देखिए इसमें आप यहाँ एक संदर्भ ले सकते हैं, जैसे राजीव गांधी जी का एक कथन था कि अगर हम केंद्र सरकार 100 पैसे भेजती तो गांव पहुँचते पहुँचते 10 पैसा पहुँचता है। तो उस चैनल को, उस सिस्टम को क्रैक करने के लिए, उसको निष्प्रभावी करने के लिए सरकार ने ये पहल प्रारंभ की 2013 में। और ये इसका ये लक्ष्य था कि हम सीधे किसान को या व्यक्ति विशेष जिसको हमें सब्सिडी देना है उसको सब्सिडी देंगे, ना कि सरकारी खाताओं से घूमते घूमते व्यक्ति तक पैसा पहुँचेगा। क्योंकि ये सिस्टम पुराना हो गया था, इसके अनुपालन, इसकी कठिनाइयाँ व्यवहारिक पक्ष सरकार जान चुकी थी। तो एक इनोवेटिव आइडिया लेके आई और ये विश्व को जो है विश्व का सबसे बड़ा इस तरह की योजना का सम्मान भी मिला और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में से स्थान भी मिला। तो ये हो गई बात पहल की। आप मनरेगा को जानते हैं, मनरेगा एक्ट 2005 के अधीन फरवरी 2006 में ये प्रारंभ हुआ था। 100 दिन का रोजगार की गारंटी है और इसके माध्यम से ये लक्ष्य था कि लोग जो है शहरों की ओर भागे ना, बल्कि वो जो काम कर सकते हैं वो काम उनके ग्राम पंचायत में, उनके क्षेत्र में ही उन्हें मिले। तो ये हमारा पहल इसका सही उत्तर है। अमूमन हम लोग जो है, जो साल होता है उस साल के इर्द गिर्द ही करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ देखें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ, ये 2013 का था जब राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा जुलाई में इसे रखा गया था, पारित किया गया था। बाद में दिसंबर में से जो है पास कराया गया संसद से। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो देख लेते हैं क्या क्या है, क्या सही है। यह 75% ग्रामीण तथा 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी, बिल्कुल करेगी। महिलाओं एवं बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना, बिल्कुल ये भी इसका लक्ष्य था। तीसरा विकल्प है 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। इस कानून के माध्यम से सरकार ने कानूनी तौर पर अपने स्तर पर क्या किया, भारत के जो पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था थी उस पर भी चोट किया। और परिवार का जो मुखिया होता था
वो हमेशा से सदैव से जो है पुरुष हुआ करता था, उसके स्थान पर कानूनी रूप से इस योजना के अंतर्गत क्या कर दिया कि 18 वर्ष से अधिक घर में अगर कोई महिला है तो वही पहले जो है परिवार की मुखिया के रूप में नामांकित होगी, न कि पुरुष। अगर कोई महिला 18 साल की नहीं है किसी घर में, किसी परिवार में, तब जाकर पुरुष को परिवार का मुखिया कानूनी रूप से या इस योजना में माना जाएगा। तो ये हमारे तीन के तीनों विकल्प सही हैं। तो विकल्प देख लेते हैं, 1 2 3 कहाँ है, सी में है, और ये इसका सही उत्तर है। 39वां प्रश्न आपके सम्मुख है, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पट्टेदारी या कृषि सुधार पर जब पहला प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो उस पर चर्चा हुई थी, रैयतवाड़ी या जो भी भू कानून उस समय अंग्रेजों ने पारित किए थे। आइए कुछ एक अलग तरह का प्रश्न देखते हैं। नंबर 1 है इसमें, लगान का विनियमन। जी हाँ, जब तक पट्टेदारी में सुधार कैसे होगा? जब तक लगान का विनियमन न हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत अप हो जाए, क्योंकि डाउन तो होता नहीं है। ठीक है। अवधि की सुरक्षा बिल्कुल होनी चाहिए, जिसको जो पट्टा मिला है उसकी एक जो समय सीमा है उस तक वो मिले रहे उसके पास। तीसरा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। बिल्कुल किसान तो यही चाहता है, पट्टेदार तो यही चाहता है कि हमें जो पट्टा मिला है वो हमारा हो जाए। तो ये देखें, तीन के तीनों विकल्प सही हैं और ये डी इसका सही उत्तर होगा। देखें कि वर्तमान में लगान का विनियमन भी है, अवधि की सुरक्षा भी है और पट्टेदारी पर स्वामित्व भी है। ठीक है, तो ये हमारा इसका सही उत्तर डी होगा। चालीसवां प्रश्न आपके सम्मुख है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना। समझ लेते हैं सार्वजनिक क्षेत्र क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है कि जो हमारा राज्य होता है, सरकारें होती, वो जो औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करती हैं उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ कहते हैं, और जो व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित है उसे हम क्या कहते हैं, निजी क्षेत्र बोलते हैं। एक संयुक्त क्षेत्र भी होता है, पीपीपी, जो नया कॉन्सेप्ट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें सरकार और पूंजीपति के साथ सरकार के साथ साथ पूंजीपति भी अ, हिस्सेदार होते हैं किसी प्रोजेक्ट में। तो सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य तो लोक कल्याण होता है। आइए देखते हैं, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना बिल्कुल सही है। लोगों को जो है संसाधन उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य होता है। उस संसाधन में देखें कि जो चीज़ उस फैक्ट्री में, उस कारखाने में बनेगी, उस इकाई में बनेगी, वो तो बनेगी, साथ साथ लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो सरकार बनाएगी उसकी कीमत क्या होगी, कम होगी, कम रूप पैसे में उस लोगों को प्रदान करेगी, क्योंकि सरकार लोक कल्याणकारी आदर्श के अधीन कार्य करती है, उसको लक्ष्य करके कार्य करती है। तो इस तरह से देखें तो यह हमारा पहला विकल्प सत्य है। सामाजिक और आर्थिक ऊपर पूंजी का निर्माण करना, बिल्कुल लोगों के पास जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से लोगों को सशक्त करना, ये भी बिल्कुल सार्वजनिक क्षेत्र का हमारा लक्ष्य है। अगर आप अस्पताल को उदाहरण ले लें तो प्राइवेट अस्पतालों की तुलना में सरकारी अस्पतालों में क्या है, फीस सुविधाएं जो भी हैं वो कम महंगी है। तो उससे भी क्या है, एक तरीके से देखें तो लोगों के पास पूंजी का संरक्षण होता है। और अगर ठीक है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में आप चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो आपकी पूंजी का क्षय हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, संतुलित क्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, बिल्कुल ये भी सही है। क्षेत्रीय संतुलित क्षेत्रीय का मतलब समझते हैं, जैसे पूरे भारत को आप देखें, पूरे भारत को देखें, किसी प्रदेश को आप देखें, तो वहाँ औद्योगिक इकाइयाँ या सुविधाएं का जो है बिल्कुल पूरी तरह से नहीं बंटवारा होता, या बहुत पूरी तरह से सब तक उपलब्धता नहीं होती। वो किसी क्षेत्र विशेष में ही, भूभाग विशेष में ही स्थापित हो जाते हैं। जैसे आप देखें कि हमारे भारत में जो औद्योगिक इकाइयाँ कुछ है ना, कुछ विशेष भूभागों में ही ज़्यादातर केंद्रित हैं। तो इस उसके पीछे भी कुछ कारण है, ऐसा नहीं है कि वो, फिर भी सरकार का ये पूरा फोकस है कि हम जो है सभी क्षेत्रों में इन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करें, सुविधाओं की उपलब्धता सभी क्षेत्रों में कराएं, ताकि लोगों की को सुविधाओं के लिए दूर न जाना पड़े। तो ये भी सही है। तीसरा, क्षेत्र की विकास। देखिए, किसी क्षेत्र में विकास के कई आयाम होते हैं, विकास के कई पक्ष होते हैं, उन सभी पक्षों का विकास करना इसका लक्ष्य है, बिल्कुल सही है। चौथा हमारा जो ऑप्शन है इसमें, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो सरकार का जो लक्ष्य होता है लोक कल्याण या समता प्राप्त करना, समाज में जो दबे कुचले हैं, पिछड़े हैं, उनको ऊपर ले आना, तो उस लक्ष्य को भी प्राप्त करना इसका लक्ष्य होता है। तो हमारे 4 के 4 विकल्प सही हैं और इसका विकल्प सी सही है। 1 2 3 4 सही है।
आइए अगला विकल्प देखते हैं। आपके सम्मुख है स्वेज नहर क्षेत्र में निम्न में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम। तो इसका सही क्रम होगा लेक मंजला, लेक टिम्सा, बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। ये चौथा विकल्प सही है। स्वेज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य में है, ये बनी थी एक फर्निनेंड डी लेप्स करके वो थे फ्रांसीसी इंजीनियर थे, उनको 1854 में ये उत्तरदायित्व सौंपा गया था और 1869 में ये जो है ये नहर बनकर तैयार हुई थी। और ये मिस्र में है। 1956 में इसका जो है मिस्र ने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो ये स्वेज नहर से भी जुड़ी कुछ बातें आपके सम्मुख हैं। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। टेलीग्राफिक पठार जो है उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है और इसका ये उत्तर ए सही है। सूचियां मिलाना है। और इस प्रश्न को अगर आप देखें तो विभिन्न साल के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उसमें इसके कुछ न कुछ अंश आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर कूटों का चयन करना है। तो मिला लेते हैं। विली विलीज जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं चार के चारों। और हरिकेन्स अगर देखें तो अमेरिका में है, यूएसओ। अब बचे आपके टैफू जापान का में है जुड़ा हुआ, और बगुइयो जो है फिलीपींस में है। तो इस तरह से हमारे जो विकल्प हैं इसके जो हमारे विकल्प हैं वो हो गए A2D4 और ये विकल्प डी सही होगा। इसका विकल्प डी सही होगा। 44वां प्रश्न आपके सम्मुख है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी, ट्रांस साइबेरियाई बोलेंगे ना इसको, रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो ये जो है आपका सो सोची स्थित नहीं है। ओमस्क है, कजान है, चीता है। चीता अमूमन लोग लगा लेते हैं, तो चीता ऐसा नहीं है, बल्कि सोची जो है इस पर स्थित नहीं है। ये जो है रूस का जो है मास्को से व्लादिवोस्टक तक जोड़ने वाला विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। और इसका सही उत्तर सोची जो है इस रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। पैंतालीसवां प्रश्न आपके सम्मुख है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सेंटा आना कैलिफोर्निया मिलित है, सही सुमेलित है। हबूब सूडान में सही है। यामो जापान में सही है। मिस्टल ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि फ्रांस में से आता है। तो ये हमारा सही है। फ्रांस की पवन है मिस्टल, न कि ऑस्ट्रेलिया की। इसका ये हमारा डी सही उत्तर होगा, क्योंकि पूछा है नहीं है। अगला प्रश्न 46वां आपके सम्मुख है। सूची 1 को 2 से मिलाना है और कूट का चयन करना है। तो मिला लेते हैं। कोयला क्षेत्र और अवस्थिति। तो आप देखें, तलचर है, कर्णपुरा है, सिंगरौली है और सिंगरेनी है। तो सिंगरौली हमारी जो है C2 देख लेते हैं। C2 हमारे ए में है और डी में है। तो बी और सी इस तरह से यहाँ पर बहिष्कृत कर देते हैं। और सिंगरेनी आपका गोदावरी क्षेत्र में है, D3। तो इस तरह से सी हमारा ये D3 यहाँ मिल गया, ए में C2 मिल गया। ठीक है, तो हमारा ये दो विकल्प मिल गया और ये विकल्प कहीं नहीं मैच होते, तो हमारा ये सही है। आप जानते हैं तलचर महानदी क्षेत्र में है, तलचर महानदी है, और कर्णपुरा जो है दामोदर नदी के क्षेत्र में है। तो ये हमारा ए सही उत्तर होगा इसका। सैतालीसवां प्रश्न आपके सम्मुख है 47 नंबर का। इसमें पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा गुरला मांधाता जो है भारत में स्थित नहीं है। नामचा, बरवा, कर्म, कामेट और नंगा पर्वत भारत में स्थित हैं और इसका सही उत्तर ए होगा। अड़तालीसवां प्रश्न आपके सम्मुख है।
48वां देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः क्या होती है? पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है। कहाँ कम होती जाती है पूछा ना, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है और इसका ये सही उत्तर है। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक उष्णकटिबंधीय तूफान है, ठीक है। और इस ये जो है सर्दियों में वर्षा ले आता है भारत के हमारे उत्तर पश्चिमी मैदान क्षेत्रों में। और साथ ही साथ ये जो वर्षा होती है हमारी रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है, फायदेमंद होती है। 49 का प्रश्न आपके सम्मुख है। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो इसका सही उत्तर लूनी है, लूनी नदी है, ठीक है। लूनी नदी इसका सही उत्तर है, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है पुष्कर क्षेत्र से अजमेर के निकट, और क्या करती है कच्छ के रण में दलदली जो भाग है उसमें ये विलीन हो जाती है, और यही है वो नदी है इसका सही उत्तर है। 50वां प्रश्न आपके हमारा आखिरी प्रश्न है आज का, सम्मुख है। मोरीबन डेल्टा 2019 का प्रश्न पत्र है, किस डेल्टा पर एक उपविभाग है? तो ये जो है बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है। ये उस समय 2019 में चर्चा था, माइग्रेशन को लेकर, प्रवसन को लेकर के एक रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट में थोड़ी सी इसकी भी चर्चा थी। और उसको अगर आप ध्यान दें तो इसमें जो था ना, प्रवसन जो होता है ऐसे भूभागों से, खासकर इन डेल्टाओं से, उसमें यह था कि जो है बृहत्तम 17% के आसपास जो है महिलाओं का होता है, और शेष 83% जो है पुरुषों का होता है। और ये भी था कि ये जो प्रवसन होता है, यानी इन क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों तक को लोग जाते हैं, वो होता है किस चीज़ के लिए? उसका आर्थिक कारण सबसे बड़ा फैक्ट था, 64% के इर्द गिर्द था, और जो है सामाजिक कारण कम था। तो आप देखें तो ये इसका सही उत्तर ये होगा। और इस तरह से हमारा ये 50 प्रश्न आज का पूरा हुआ। इसी क्रम को हम आगे निरंतर बनाए रखेंगे। आप जुड़े रहिए जेटीसी से। साथ ही साथ प्रतिदिन जो है 8 से 9 लाइव क्लास होती है मैथ की, और 9 से 10 रीजनिंग की होती है, और करंट अफेयर्स तथा विभिन्न ज्ञान विज्ञान से जुड़ी चीज़ें हम निरंतर इस पर चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, इस पर डालते रहते हैं। आप सबसे निवेदन है इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।